नमस्कार, हम प्रदीप कुमार सीटेड प्लेटफॉर्म संस्थान के संस्थापक। आइए अपना सबगोटा सीडीपी के अध्याय 2 पढ़वे बाल विकास के सिद्धांत। ऐसे पहले पढ़ लिए रहा अध्याय 1 विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। अब आइ पढ़वे अध्याय 2, चूँकि ऐसे भी संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न रहे छे। चलो बाल विकास के सिद्धांत शुरू करे छी। दूसरा अध्याय छे बाल विकास के सिद्धांत, यानी बच्चों में, अतः जो शब्द छे बाल यानी बालक और बालिकाओं में विकास के सिद्धांत, यानी किन किन सिद्धांत के आधार पर बच्चों में क्या होता है, विकास होता है, उसका अध्ययन करेंगे। जो 12 या 13 सिद्धांत है उसी से संबंधित क्वेश्चन रहता है, आप लोग बिल्कुल निफिक्र रहिए। अब इसमें एक और है विकास, फिर से चर्चा कर देते हैं। विकास किसे कहते हैं? तो मानव में या बालक में होने वाले सुसंगत एवं क्रमबद्ध परिवर्तन को विकास कहते हैं, जो गर्भावस्था से लेकर कब तक, मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। अरस्तु ने विकास के बारे में कहा है कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारण से जो परिवर्तन होता है मनुष्य में, उसी को कहते हैं विकास। अब इसमें एक और है सरकार, उनका नाम है स्किनर साहब। स्किनर साहब ने विकास के बारे में कहा है, विकास क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली, हाँ, क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। कौन? विकास। यह किसने कहा है? चलिए अब हम लोग अध्ययन करते हैं बाल विकास के सिद्धांत। चलिए सिद्धांत, जिसमें एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? निरंतरता का सिद्धांत। चलिए निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता क्या कहता है? देखिए निरंतरता का सिद्धांत, नाम ही है निरंतर। तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वही कौन सा सिद्धांत है? कुछ नया नहीं, जो उसका नाम है वही उसका भाव है। यानी इसमें पूछेगा विकास के कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह लगातार चलने वाली। तो कौन सा सिद्धांत लगाएंगे? निरंतरता का सिद्धांत, जो कब से कब तक चलता है? गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक। कभी रुकती है? नहीं रुकती है, मृत्यु तक चलती रहती है। यही कौन सा सिद्धांत है? चलिए देखिए, यही हुआ निरंतरता, कुछ नया नहीं। नेक्स्ट दूसरा है अनिरंतरता का सिद्धांत। कौन सिद्धांत? अनिरंतरता का सिद्धांत। देखिए विकास निरंतर तो होता ही है, लेकिन कभी कभी यह क्या हो जाते हैं? अनिरंतर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं जी? अनिरंतर हो जाते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि की अवस्था में, आपको बताए थे अध्याय 1 में, सो किस किस अवस्था में बच्चों में कौन कौन सा गुण विकसित होता है। बच्चे मूर्त रूप से सोचता है बाल्यावस्था तक, अमूर्त रूप से सोचता है किशोरावस्था। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, बच्चा जिस अवस्था में है उस अवस्था तक का भी विकास उसमें नहीं होता है। कभी किशोरावस्था में तो नहीं है, लेकिन फिर भी किशोरावस्था वाला गुण बच्चा में अपने आप आ गया। तो बताइए विकास निरंतरता का पालन किया? नहीं। तो उस समय में यानी मूल रूप से माना जाता है, जैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 में, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के अनुसार पढ़ेंगे। तो उसमें उन्होंने जो जिस अवस्था में जो चीज़ दिया हुआ है, सो इस अवस्था में ये गुण विकसित होते हैं बच्चे में। लेकिन कभी कभी उस अवस्था से पहले भी विकसित हो जाता है, और कभी कभी उस अवस्था में तो है लेकिन वह गुण विकसित, तो उसी को कहते हैं क्या? विकास और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। यानी मूल रूप से जो चरणीय सिद्धांत जो है ना, कौन सिद्धांत? यानी जितने भी अवस्था वाले सिद्धांत दिए हुए हैं उस सभी में विकास निरंतर तो होता ही है, लेकिन साथ में क्या होते हैं? तो और निरंतर लगाने के लिए कौन शब्द रहना जरूरी है? चरणीय सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सिद्धांत है तीसरा है समान प्रतिमान या व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। कौन सिद्धांत? व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। जी अगला सिद्धांत है समान प्रतिमान या व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार, समान प्रतिमान सिद्धांत के अनुसार, देखिए सामान्य प्रतिमान, प्रतिमान का अर्थ होता है स्वभाव। क्या होता है जी?
यानी इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का विकास उसके व्यक्तिकता अर्थात स्वभाव के अनुरूप होता है। यानी जिस बच्चे का जैसा स्वभाव उसका विकास भी उसी प्रकार। यानी अगर आप ऐसे रहेंगे, मनुआ रहेंगे, एक साथ एक जगह बैठे रहेंगे, ज़्यादा बोल चाल नहीं कीजिएगा तो आप में विकास भी वही रहेगा। अगर आप ज़्यादा सक्रिय हैं, एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत करते हैं, तो आप में विकास भी कौन वाला होगा? सक्रिय वाला। यानी जैसा आपका स्वभाव होगा वो उसी प्रकार आपका विकास होगा। यह कौन सा सिद्धांत बताता है? स्वभाव के आधार पर बालक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। स्वभाव के आधार पर बालक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? चलिए, अंतर्मुखी बालक। कौन बालक जी? अंतर्मुखी बालक जी। और कथी क्या चीज जी? सॉरी, बाह्यमुखी बालक जी। अंतर्मुखी और यानी स्वभाव के आधार पर बालक 2 प्रकार के, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी बालक किसे कहेंगे? जो अकेले रहना पसंद करता हो, बातचीत ज्यादा, जिसके दोस्तों की संख्या भी क्या हो, वह कौन क्या कहलाएगा? अंतर्मुखी। गांव घर में मन भौका, वो बगले अंतर्मुखी। अब बहिर्मुखी यानी बाह्यमुखी किसे कहेंगे? सबके साथ रहता हो, बातचीत करता हो, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई भी, वह क्या कहलाएगा? तो जाहिर सी बात है जो अंतर्मुखी होगा उसका विकास क्या होगा? किसके अपेक्षा? बाह्यमुखी। इसका विकास क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, इसका जो भी तुलना करेंगे दोनों को आपस में ही तुलना करेंगे, एक दूसरे के साथ ही तुलना करेंगे। जैसे कहेंगे किस बालक का विकास बहिर्मुखी की अपेक्षा कम होता है, तो कौन? किस वाले बालक का विकास बहिर्मुखी के अपेक्षा अंतर्मुखी की अपेक्षा अधिक होता है, तो कौन? लेकिन यह जो वाक्य रहेगा सो अंतर्मुखी वाले बालक का विकास सभी बालकों की अपेक्षा कम होता है, तो वह सेंटेंस गलत है। सभी में बहुत सारे बालक हैं तो सभी से कम नहीं होता है। या ये कहेंगे कि बहिर्मुखी वाले बालक का विकास सभी बालकों की अपेक्षा अधिक होता है, तो यह भी सेंटेंस क्या है? यानी दोनों को कैसे तुलना करेंगे? आपस में ही। और इसी को कहते हैं स्वभाव अलग अलग, तो उसी को कहते हैं व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता, व्यक्तिक मतलब पर्सनल, हम, आप सब अलग अलग। यानी इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी 2 बालक या बालिका आपस में समान, चाहे वो जुड़वा बालक ही क्यों ना, किसी भी गुण के आधार पर, रुचि अभिरुचि, आयु स्तर, स्वभाव, रूप रंग, किसी आधार पर समान नहीं होता है। और जैसे ही समान नहीं होता है तो उसी सिद्धांत को क्या कहते हैं? समान नहीं होता है तो विकास भी समान होगा। कैसा होगा? अलग अलग होगा, तो उसी सिद्धांत को क्या कहते हैं? सुनिए, व्यक्तिक विभिन्नता सीखने में बाधा उत्पन्न करता है कि सहयोग करता है? सीखने में क्या करता है? आप इस दुनिया में जितने भी रंग बिरंगे चीज देखते हैं वह सब किसका देन है? व्यक्तिक विभिन्नता का। व्यक्तिक विभिन्नता के कारण ही देखते हैं शर्ट है लेकिन उसमें भी अलग अलग डिजाइन, जो जिसको जो डिजाइन पसंद हो, यह किसके लिए करता है? व्यक्तिक विभिन्नता। कुर्सी भी है तो अलग अलग वैरायटी का, क्यों? व्यक्तिक विभिन्नता के लिए। मोबाइल है, सब कैटेगरी का मोबाइल है, क्यों सब कैटेगरी का निकाला जाता है? व्यक्तिक विभिन्नता के कारण। घर में खाना भी बनता है तो सब दिन एक ही प्रकार का सब्जी, अलग अलग बदल बदल के, क्यों? तो जिसको जो सब्जी पसंद हो वो खाएगा, इसलिए व्यक्तिक विभिन्नता। तो सुनिए, कोई भी 2 बालक या बालिका आपस में समान असमान नहीं होते तो समान विकास भी नहीं होगा, अंतर होगा ही। तो कौन सा सिद्धांत ये बताता है? समान प्रतिमान ऑप्शन मेरे तो समान प्रतिमान, नहीं तो व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। और व्यक्तिक विभिन्नता सीखने में मदद करता है। एक शिक्षक को कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताओं को सम्मान करनी और बच्चे को सीखने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिगम अवसर प्रदान करने। चलिए नेक्स्ट, अगला सिद्धांत जी। अगला सिद्धांत है तीसरा, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। सॉरी, कौन था? हाँ, अगला है, चलिए देख लेते हैं 4 नंबर। चलिए, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। एक रूपता का सिद्धांत।
देखिए अगला सिद्धांत है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। लिखा है विकास का क्रम कैसे एक रूप, मतलब समान की अलग अलग। बस कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सभी बच्चों में विकास का क्रम समान होता है? तो विकास क्रम की एकरूपता का जो सेंटेंस का भाव है वही उसका नाम है। विकास क्रम यानी एक रूप, तो एक रूप मतलब समान। तो कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि कोई भी दो बालक में विकास का क्रम अलग अलग नहीं होता है? क्या होता है? तो विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। इसी में गेसल साहब, गेसल महोदय कहे हैं कि कोई भी दो बालक या बालिका आपस में समान, परंतु सभी बच्चों में विकास का क्रम क्या होता है? समान होता है। हम लोग अध्याय 1 में भी पढ़े हैं कि सभी बच्चों में विकास का क्रम समान और गति की दर क्या होती है? अलग अलग। चलिए अगला सिद्धांत वही दिया हुआ है, वृद्धि एवं विकास की गति एक जैसी, वही लिखा हुआ है पूरा। वृद्धि एवं विकास की गति की दर, विकास की गति की दर, गति की समान नहीं होता, समान नहीं होता है। बस देखिए जो सेंटेंस है उसी को सिद्धांत बना दिया। आइए हम लोग अध्याय 1 में भी पढ़े हैं। सो किसी भी दो बालक या बालिका में विकास एवं वृद्धि की गति की दर क्या होती है? समान नहीं होता है। क्या होता है? अर्थात अलग अलग होता है। जिसमें गति अधिक वो जल्दी सीखेगा, जिसमें गति कम वो कैसे सीखेगा? कम कम सीखेगा। चलिए नेक्स्ट अगला सिद्धांत, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। कैसे? विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, विशेष की ओर होता है। अगला ये बस सिद्धांत दे दिया है सेंटेंस को ही। विकास से सामान्य की विशेष, विकास बच्चों में समान से कैसे होता है? यह हम लोग तो जानती है। सामान्य से विशेष मतलब पहले बच्चों में छोटे छोटे योग्यताओं का विकास होता है, उसके बाद बड़े बड़े। बच्चे पहले बचपन में छोटा होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता है। सारा चीज पहले हम अ सीखते हैं, तभी जाके आगे सारा विचार यानी भाषा के अलग अलग रूप को सीखते हैं। तो यही क्या है? विकास सामान्य से। कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चा में पहले छोटे छोटे योग्यताओं का विकास होता है, उसके बाद बड़े बड़े। तो बस विकास सामान्य से, बस कुछ नया नहीं। नेक्स्ट अगला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। कौन सिद्धांत? बहुत ज्यादा पूछता है, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है। परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध यानी एक दूसरे से संबंधित की अलग अलग, और यहाँ पर क्या संबंधित रहेगा? विकास के आयाम। क्या संबंधित रहेंगे? कितने आयाम है? तो विकास के जो 6 आयाम है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, क्रियात्मक, ये सभी 6 आयाम एक दूसरे को प्रभावित। यह कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? आपसे ऐसे पूछेगा, ये बताइए शारीरिक विकास को बढ़ाने से मानसिक और संवेगात्मक विकास भी बढ़ जाता है। यह विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? क्योंकि जुड़ा है तब तो। एक को बढ़ाएंगे तो सभी बढ़ेगा, एक को कम करेंगे सभी कम हो जाएगा। बिल्कुल परस्पर संबंध का से बिल्कुल हौले हौले से सीखना है, कुछ नया नहीं है। चलिए अगला सिद्धांत है विकास के दिशा का सिद्धांत। चलिए क्लियर करते हैं, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। विकास के दिशा का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत तो आपको पता ही है। विकास के दिशा के सिद्धांत यानी बच्चों में विकास के दिशा 2 प्रकार के होते हैं। एक है शिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत, शिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत, या इसका एक और नाम है शीर्षगामी। क्या नाम है जी? शीर्षगामी जी। एक है समीप दूराभिमुख, समीप दूराभिमुख दिशा सिद्धांत, या इसे कहते हैं क्या? अधोगामी जी। शीर्षगामी या अधोगामी। तो देखिए दिशा का सिद्धांत कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। शिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत, सिफेलोकोडल थ्योरी, और ये क्या है? हाँ, प्रोक्सिमोडेस्टल थ्योरी।
प्रोक्सिमल डिस्टल इसको कहते हैं, सिफेलोकॉडल इसे कहते हैं अंग्रेजी में। दो प्रकार के होते हैं, सिरापदाभिमुख दिशा सिद्धांत तथा शीर्षगामी। इसमें बच्चों का विकास होता है सिर से पैर की ओर, अर्थात बच्चा सबसे पहले अपने सिर पर नियंत्रण करता है, उसके बाद बाजुओं पर, उसके बाद पांव पर। यह कौन सा सिद्धांत कहता है? बचपन में देखिएगा बच्चा जन्म लेता है, 3-4 महीना तक उसके माता पिता कोई भी गोदी में लेंगे तो सर के नीचे भी हाथ रखना होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा सिर पर कंट्रोल नहीं किया। अब बच्चा उलटना पुलटना कब सीखता है? जब सिर पर कंट्रोल करता है तब। घुसकना कब सीखता है? जब हाथ पर कंट्रोल करता है। और चलना कब सीखता है? जब पाँव पर कंट्रोल करता है। तो बच्चों में विकास सिर से पैर की ओर होता है। यह कौन सा सिद्धांत बताता है? शीर्षगामी, सिर से। चलिए अगला है समीप दूराभिमुख दिशा से। समीप दूराभिमुख, समीप यानी नजदीक से दूर की ओर, तो इसे ही कहते हैं शरीर के केंद्र से परिधि। परिधि कहिए या केंद्र से क्या कीजिए आप? बाहर की ओर। इसका मतलब हुआ बच्चे में पहले मोटे मोटे कार्य करने की क्षमता, उसके बाद महीन यानी सूक्ष्म कार्य करने की क्षमता का क्या होता है? विकास होता है। यानी देखिए इसमें क्या करेगा बच्चा, शर्ट का बटन लगाने से पहले फुटबॉल को पकड़ना सीखा, क्योंकि महीन काम मोटा काम में जैसे ही अंतर कर लिए समझिए ये हो गया। जैसे हम कहेंगे चावल धोना और चावल से कंकर चुनना, कौन मोटा है कौन महीन है? तो चावल धोना मोटा काम है, चावल से कंकर चुनना क्या है? मोटा काम। मतलब उसमें करने में ज़्यादा मेहनत की जरूरत या ज़्यादा संतुलन की जरूरत नहीं है, लेकिन चुनने में संतुलन चाहिए। नहीं, डिब्बा पकड़ना अब फुटबॉल को पैर से लात मारना, कौन मोटा कौन महीन? फुटबॉल को पांव से लात मारना क्या है? मोटा काम, कोई भी मार देगा और उसमें ज़्यादा संतुलन की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर डिब्बा पकड़ना उसकी अपेक्षा क्या है? या सबसे बढ़िया चलिए ना, सुई में धागा पिरोना, सुई में गिलास पकड़ना, दोनों में कौन मोटा कौन महीन? तो गिलास पकड़ना मोटा काम और सुई में धागा पिरोना, तो बस इसमें यही कहेगा। कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे शर्ट का बटन लगाने से पहले डिब्बा पकड़ना सीखता है। देखिए शर्ट का बटन लगाने से पहले, चूंकि शर्ट का बटन लगाना महीन काम है, सूक्ष्म काम, और डिब्बा पकड़ना क्या है? स्थूल है। तो पहले मोटा काम फिर महीन। तो कौन सिद्धांत? समीप दूराभिमुख दिशा सिद्धांत या अधो। फिर कहेगा कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे चिमटा से मटर उठाने से पहले चिमटा से डब्बा पकड़ना सीखता है। तो वही समीप दूराभिमुख दिशा सिद्धांत। इसी में कहेगा मतलब जो मोटा काम कहे हैं उसको कहता है स्थूल कार्य। कौन कार्य? आज जो महीन कहे उसको क्या कहता है? इसमें भी पूछ देता है कौन स्थूल है कौन क्या है? सूक्ष्म है। सूक्ष्म गतिक कौशल स्थूल गतिक कौशल। तो सूक्ष्म गतिक कौशल में सबसे ज्यादा लिखना, स्थूल में आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन के अनुसार फुटबॉल, अलग अलग ऑप्शन, फुटबॉल को लात मारना, शर्ट का बटन लगाना, समझ रहे ना, सुई में धागा पिरोना, और कुछ कहेगा सो संख्या को क्रम में लगाना। अगर ऐसे सब देगा उसमें कहेगा स्थूल, तो समझिए फुटबॉल को पांव से मारना स्थूल है। सूक्ष्म उसमें मोटा मोटा काम देगा, उसमें एक महीन दे देगा। तो जो महीन है उसमें ज़्यादा नियंत्रण की जरूरत है, वो क्या है? सूक्ष्म गति कौशल। तो आशा करते चूंकि दोनों में से एक रहता ही है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो शीर्षगामी सिर से, अधोगामी या समीप दूराभिमुख दिशा सिद्धांत शरीर के केंद्र से, परिधि कहेगा या बाहर कहेगा, दोनों क्या है? सेम। चलिए नेक्स्ट अगला, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। चलिए विकास की भविष्यवाणी क्या हो सकता है? की जा सकती है, बिल्कुल। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है जी। यानी एक बच्चे के संपूर्ण व्यवहारों का अध्ययन करके आप बता सकते कि बच्चों का आगे का भविष्य क्या होगा, लेकिन सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं?
सटीक भविष्यवाणी, एग्जैक्ट सही तो कहेंगे नहीं, लेकिन विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है तो कहेंगे हाँ नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन सटीक नहीं। चलिए नेक्स्ट, अगला सिद्धांत है। अगला सिद्धांत क्या दिया हुआ है? आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। कौन सिद्धांत? आंशिक पुनर्बलन, पुनर्बलन का सिद्धांत जी, आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। यह किसने दिया? यह दिया है जॉन डॉलार्ड, यह दिया है साहब जॉन डॉलार्ड और नील मिलर, दो मनोवैज्ञानिक ने दिया है आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। तो सुनिए, अर्थ समझिए। आंशिक मतलब छोटा, अब पुनर्बलन मतलब होता है दोहराना। आंशिक मतलब छोटा, पुनर्बलन मतलब दोहराना, यानी किसी कार्य को छोटे छोटे रूप में अगर हम दोहराएंगे तो बड़े रूप की अपेक्षा क्या होगा? अधिक प्रभावी होगा। वह क्या होगा? अधिक प्रभावी होगा। यही है आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। एक आसान से दैनिक जीवन से जोड़ के एग्जाम पर समझते हैं। जैसे देखिए, हम लोग किसान के बच्चे हैं और जब भी हम जाते हैं खेत धान काटने के लिए या गेहूं काटने के लिए, तो आपको पता हो मम्मी पापा साथ में तो रहते ही हैं। तो दो तरीका है काटने का, एक लंबा लंबा मतलब पकड़िए और उसको जो है सो काटिए एक लाइन से पंक्ति पकड़ के, और एक क्या है? छोटा छोटा। तो जब भी ये लंबा वाला शुरू कीजिएगा तो मम्मी पापा कहेगा नहीं ये मत करो, आप क्या करो? छोटा छोटा पार्ट लो और उसको ही करो। क्यों? छोटा यानी क्या? आंशिक। आप बार बार दोहराएंगे तो क्या? ये बड़ा है तो सतत। तो सुनिए, कौन सा पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है? तो आंशिक। यानी किसी कार्य को छोटे छोटे रूप में दोहराना बड़े रूप में दोहराने की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। क्यों? क्योंकि लंबे रूप में दोहराएंगे तो इसमें थकान क्या होगा? इसमें सफलता, थकान ज़्यादा होगा, सफलता जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि जल्दी कटेगा नहीं, और नहीं कटेगा तो आपका मन में उबाऊ महसूस होगा। और यहाँ क्या है? कार्य छोटा है, तुरंत सफलता मिलता है, तुरंत जो है सो जैसे ही सफलता मिलता है तो आपका जिज्ञासा क्या होगा? जल्दी जल्दी बढ़ते जाएगा। चलिए, एक के बदला में एक पंक्ति और काट दे, फिर एक पंक्ति और काट दे, खाने से पहले एक और काट ही दे, खा लिए फिर भी सोचेंगे उसके बाद दो बचा है इसको काट के ही घर जाए। लेकिन ये लंबा वाला जैसे ही पकड़े हैं आधा पर गए, भूख लग गया, कैसे भी करके आप पूरा करेंगे और वहाँ से भाग जाइएगा। तो यही है, या किसी भी चीज को बड़े रूप में दोहराने से अच्छा है किस रूप में दोहराओ? छोटे रूप में दोहराओ। तो आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डॉलार्ड नील मिलर। इस सिद्धांत के अनुसार सतत पुनर्बलन की अपेक्षा यह क्या होता है? अधिक प्रभावी होता है। अब पुनर्बलन का सिद्धांत सीधे कहेगा तो किसने दिया? तो स्किनर। चलिए ठीक, और लास्ट है, लास्ट सिद्धांत का नाम क्या है? तो लास्ट सिद्धांत का नाम है विकास एवं वृद्धि की प्रक्रिया आनुवंशिकता और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। विकास एवं वृद्धि की प्रक्रिया, विकास एवं वृद्धि की प्रक्रिया आनुवंशिकता और वातावरण का संयुक्त परिणाम है जी। थोड़ा लंबा लाइन है, संयुक्त परिणाम है। यह कौन सा सिद्धांत है? लास्ट सिद्धांत है। चलिए, तो विकास और वृद्धि की प्रक्रिया आनुवंशिकता, माता पिता से जो गुण बच्चों में आता है उसे क्या कहते हैं? अच्छा और खराब कुछ भी आ सकता है, इसके बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे। और वातावरण, जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं वही क्या कहलाता है? जो पर्यावरण इसे ही कहते हैं, परिजोर आवरण से बना हुआ है। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण का संयुक्त परिणाम, इसके द्वारा ही बच्चों में विकास और वृद्धि की प्रक्रिया होता है। विशेष बात पढ़ेंगे इसके बारे में अध्याय 3 में, एक चैप्टर ही है। और बस संयुक्त परिणाम है क्योंकि आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे को प्रभावित कर, यह एक दूसरे से अलग हो ही नहीं। एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए दोनों का योगदान क्या है? जरूरी है। दोनों का योगदान क्या है? जरूरी है। चलिए, बस
अब एक और लाइन दिया हो, विकास जो है सीधा लंबवत न चलकर वर्तुलाकार चलता है। तो वो तो हम लोग अध्याय 1 में पढ़े लिए, बस यही था उसका अध्याय 2 बाल विकास का सिद्धांत। आशा करते हैं कि दूसरा अध्याय बाल विकास के सिद्धांत आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ, अगर कोई किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट्स कीजिएगा, और पढ़ाने का तरीका कैसा लगा इसके लिए भी कमेंट्स कीजिएगा, ताकि हम धीरे धीरे इस सब में सुधार कर पाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अब की बार जनवरी में सीटेट पार, यह ध्यान रखिएगा। आप लोगों को इतने ही कम समय में इतना बेहतरीन तरीका से हम लॉजिक प्रस्तुत करेंगे, सो कोई थ्योरेटिकल आप लोगों में मतलब कमी नहीं रहेगा, और सोचने की क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। और यही शुभकामना के साथ आज की कक्षा की समाप्ति की घोषणा, और मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय।